बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आबी जारियत भारत की जानिब से जारी, यानी कि पानी के रिले छोड़े जा रहे हैं और अनप्रेसिडेंटेड हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े रिले छोड़े जा रहे हैं कि जिससे तबाही हो रही है। भारत के अपने बैराज और डैम जो है वो महफूज ना रहे, उसके गेट टूट गए। वो कहते हैं ना, अल्लाह का करनी कि जो आप पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश कर रहे थे, अपने ही बैराज और डैम टूटना शुरू हो गए। लेकिन जिस तरह अंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने वायलेट किया है और सस्पेंड किया हुआ है, हेल्ड एंड बेस किया है, उसके बाद सिफारती ज़राए से आपने इतला दी, लेकिन इतनी बर वक्त नहीं थी वो इतला कि हम उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होते। हमने इकदाम क्या किए थे? लोगों से जानी नुकसान तो हमने कम किया। शायद 13 अफराद जो हैं वो जा बहक हुए इस शराबी रेले में जो पंजाब में दाखिल हुआ भारत के रास्ते से। हमें करना क्या चाहिए? ये बात आज की नहीं है, हम 88 से शुरू हो जाएं, उसके बाद हम देखें तो हमें मुतअद्दिद बार ऐसा लगा कि हम अभी तक तैयारी कर नहीं सके। 1950 में वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई थी, 50 डैमों की बात की गई थी और इनकैचमेंट एरियाज़ की बात की जाती है जहाँ से पानी दाखिल होता है, वहाँ पे छोटे डैम भी बनाए जा सकते हैं और उससे इन सैलाबी रेलों को रोकना मुमकिन हो सकता है। हमारी सियासी हुकूमतों की बात की जाए तो हम एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते नज़र आते हैं कि फ़लाँ ने ये काम किया नहीं। अभी भी हम स्केप बोर्ड ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भारत अपनी तबाही से बचने के लिए तो पानी छोड़ेगा और वैसे भी हमारे साथ वो हॉस्टाइल नेबर है, हमारा कोई दोस्ताना ताल्लुकात उसके साथ नहीं है। इन्हीं हवालों से बात करने के लिए मैंने इस वक्त प्रोग्राम में दावत दी। हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं खिलदास कोहिस्तानी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए मजहबी उमूर। खुशामदीद कहते हैं खिलदास साहब। बहुत शुक्रिया। खिलदास साहब, जो तबाही हम देख रहे हैं पंजाब में, सतलज में, रावी में, चनाब में और उसके साथ साथ नाला एक, पलखू और जितने भी इनकैचमेंट एरियाज़ हैं भारत से जहाँ जहाँ से पानी आता है, हेडमराला की बात की जाए, आप उससे पहले भी विज़िट्स पे रहे, आपने हमारे जो KPK में फ्लड आया वो एक और नौयत का था। खैबर से कराची तक हम देखें इस वक्त हम सैलाब की तबाहकारियों के नज़र हो चुके हैं। बहुत बड़ा माली नुकसान भी है, जानी नुकसान भी है। कैसे देखेंगे आप इसमें? हमने अभी तक काम क्यों नहीं किया? किसी भी हुकूमत ने कोई डैम्स पे हमारी वर्किंग नहीं हो रही। हम इसके ख़िलाफ़, हम ठीक है कहते हैं कि भारत ने जुल्म किया, लेकिन भारत तो हमारा असली दुश्मन है, वो तो करेगा, ये वाटर बम इस्तेमाल करेगा। वो हमने क्या तैयारी की? पहली बात यह है कि ये जो मौसमियात की तब्दीली है, इसका चैलेंज पाकिस्तान को है, इस खित्ते को है, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है और इसकी कई सालों से मतलब पाकिस्तान में भी तबाहकारियाँ हुई। 2022 में भी हमने देखा और इससे पहले 2011 और 10 में भी जो बारिशों की वजह से यही सैलाब आया था, पानी जो आया था। यही सूरत हाल थी 2010 में भी। 2010 और 11 में आपने देखा कि सिंध में कितनी तबाही हुई थी, पंजाब में भी हुई थी। पानी जो सखर बैराज में 14 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी जो है आया। जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। आज हर जगह पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि पानी जो है उसकी जो आता है उसको ज़ख़ीरा करने के लिए या उससे फ़ायदा हासिल करने के बजाय कि वो पानी हमें तबाही दे, नुकसान दे। तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक तो पहली बात जो अहम ये है कि हमने जो दरिया जो है ना, दरिया की मौज को कोई नहीं रोक सकता, मगर जो हमने फितरत से खेला है। मैं पाकिस्तानी के तहत अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ कि हमने उन जगहों को सोसाइटियाँ बना दी, उनमें कब्जे कर लिए। जी जी। और ये जो है हमने फितरत को छेड़ा है। जब भी आप फितरत को छेड़ते हैं तो उसके नुकसानात उठाने पड़ते हैं। और ये जो डैम के हवाले से पाकिस्तान में बदकिस्मती से डैम जो है ना, उसको उस पे बात करना जुर्म बन जाता है। मतलब आप दलील से बात नहीं करते, अगर यहाँ पे एक दूसरे सूबों से सियासत की नज़र कर दिया जाता है इसको। आपने कालाबाग डैम को की नज़र, नफरत की नज़र और शक, और इतने शक शुबात आपस में हो जाते हैं। बहसियत कौम कोई हम फैसला नहीं कर सके हैं आज तक। तो मैं आज भी ये बात हो रही है कि भाई डैम बन जाता तो ये नुकसान नहीं होता। पहली बात यह है कि डैम, अगर कालाबाग डैम चलो जिसपे मुतनाज़ा बना, तो ये जो रावी पे पानी आया या जो 3 दरियाओं को उसका कालाबाग डैम से ताल्लुक नहीं है। ये कालाबाग डैम में ये पानी नहीं जाना था।
جہاں پہ پانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے پانی آتا ہے ہر صوبے میں اس جگہ پہ اسٹوریج ہو، اس سے جو استعمال ہو، تو یہ ایک حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ میں اس میں آپ کو ایک بات واضح کروں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 2 ماہ پہلے، 3 ماہ پہلے بلکہ، ایک چاروں صوبوں کی ایک وزراء اعلیٰ اور تمام جو ہمارے دین ہے سب کا ایک مشترکہ ایک بڑا اجلاس کیا تھا، جس میں اس نے اس جو صورتحال آج یہ ہے ہم فیس کر رہے ہیں اس پہ باقاعدہ ڈبیٹ ہوئی تھی، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اتفاق رائے سے ایسے جس میں سب کا اتفاق ہو، ایسے ڈیم اور جو قدرتی آفات ہیں یا جو موسمیاتی تبدیلی اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے لانگ ٹرم۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بارہا یہ کہتے رہے ہیں، اور آج بھی اس کا اعادہ کیا ہے، اور جلد آج اس کا اجلاس بھی دوبارہ ہوگا۔ جی تو اس میں بحیثیت قوم ہمیں مل بیٹھ کر تمام صوبوں کو، تمام اسٹیک ہولڈر کو ایک حل نکالنا ہوگا، اور جو ہمارے ڈیم زیر تعمیر ہے جیسے دیا میر ہے یا اور دوسرے ڈیم ہیں، یہ اس پہ بھی کام جاری ہے، تو ہم وقت اس کو جلد مکمل کریں، اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے، جی تاکہ یہ پانی ہے اس سے پانی سے فائدہ لیا جائے، نہ جی کہ بالکل، ہم اپنی کیونکہ تباہی انٹرنیشنل کورٹ آف اور جسٹس میں جو ہم اپنا کیس بگلیار ڈیم کے اور جو کشن گنگا والا ہارے تھے، اس میں یہی آرگومنٹس تھے بھارت کی جانب سے کہ پاکستان کے پاس پانی کی کمی نہیں ہے، پاکستان اپنا سارا پانی جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیتا ہے، اور یہی چیز ایک وقت سامنے نظر آتی ہے کہ جب ہمارے پاس پانی کی زیادتی ہوتی ہے تو ہم اس کو ریزرو نہیں آصف کرتے۔ صاحب دیکھیں سمندر میں پانی کو چھوڑنے کے یا ضائع ہونے کی بات بھی غلط ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ سمندر میں پانی بھی کتنا جانا چاہیے، کب کب جانا چاہیے، یہ بھی ہمارے لیے فطرت کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی ہمارے ابھی آپ دیکھیں اگر پانی سمندر ہمارے سندھ کی جو زمین ہے، ٹھٹھا، کراچی، یہ جو ساحلی پٹی اس کو سمندر پا رہا ہے، تو یہ بھی ٹیکنیکلی پانی جانا چاہیے، مگر ایک دم ہم 10 لاکھ کیوسک چلے جائے مگر پھر سال پورا یا 4 سال نہ جائے تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس ٹیکنیکلی معاملہ ہے، اس کے پانی کے ماہر اتنے پاکستان میں موجود ہیں جو اس کا بھی حل نکال سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ حکومتوں کا کیا، میں سمجھتا ہوں اس ہماری موجودہ حکومت شارٹ ٹرم میں جتنا تھوڑے وقت میں ہمیں وارن ہوا، حکومت نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے NDA میں کے اجلاس کئی بلائے ہوئے تھے۔ کلدار صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ شاملات کی جو زمینیں ہیں یعنی کہ دریا کے بیڈ کے ساتھ، ہم نے روڈا کا بھی دیکھا، ایک سلسلہ بنا تھا پچھلی حکومت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں لیکن پلان تھا کہ ایک ڈیم سا بنایا جائے گا، جھیل بنائی جائے گی یا ڈریجنگ کی جائے گی تاکہ جو وایا ہے راوی کا اس کو بڑا کیا جائے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو آپ کی حکومت نے بھی کنٹینیو کیا، اور وہاں پہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پراپر بنا دی گئی جو کہ آج ڈوب گئی ہے، جس میں اربوں خربوں کی مالیت کے لوگوں کے گھر اور سامان جو ہے، جو املاک ہے ان کا، اور جانی نقصان کی بھی بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک لاہور کی سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک بلڈر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورا پاکستان فیس کر رہا ہے۔ یہ پنجاب میں بھی ہے، یہ سندھ میں بھی ایسے ایشو ہے، یہ KPK میں بھی ایشو ہے، یہ ہر جگہ پہ اس قسم کی سوسائٹیاں ہیں، یا جو میں نے پہلے آپ کو کہا قدرتی راستے جو ہے ان کو بلاک کیا گیا ہے، ان کو قبضے کیے گئے ہیں، ان کو خریدا گیا ہے، زرعی زمینوں کو جو ہے کمرشل میں استعمال کیا، یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو کابینہ کے اجلاس میں بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے بات بھی کی تھی اس پہ، اور حکومتوں کا یہ جو لانگ ٹرم پلاننگ یہی ہونی چاہیے کہ اس قسم کوئی بھی اگر کوئی سوسائٹی ہے اگر انلیگل ہے یا کسی طرح اس کو دریا کے راستے میں آتی ہے یا پانی کے گزر میں آتی ہے تو ان کے خلاف بالکل کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور آئندہ ایسی اجازت بھی نہیں ملنی چاہیے۔ یہ لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی اور ملک گیر بنانی پڑے گی، چاہے اس میں کوئی وفاقی وزیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں ذمہ دار کوئی بھی ہو، وفاقی وزیر ہو یا میں ہوں یا آپ ہو، کوئی بھی پاکستان کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ پالیسی میرا ایک سوال ہے کھیلدار صاحب، میرا ایک سوال ہے، میں 2010 کے سیلاب میں بھی فوٹ آن گراؤنڈ لوکیشنز پہ موجود تھا، سیلابی ریلے ہم نے سکھر بیراج سے 11 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرتے ہوئے دیکھا، میں نے بیراج سے رپورٹنگ بھی کی، لیکن وہاں پر بھی ایک کمپلینٹ یہ تھی کہ بڑے
جو ताकतवर लोग हैं, चाहे सियासतदान हैं, जागीरदार हैं, उनकी फसलें, उनकी मिलें, उनके रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए बंद तोड़ दिए जाते हैं। इस दफ़ा भी ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। अभी कुछ तो बैराजों को बचाने के लिए बंद तोड़े गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी कहा जा रहा है कि पानी का रुख मोड़ने के लिए बंद तोड़ दिए जाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये भी जब फैसले होते हैं जो 2010-11 में आप सही फरमा रहे हैं, उस वक्त भी इंतजामिया ने फैसला लिया था, किसी एक शख्स के फायदे के लिए नहीं लिया गया था। ये बैराज अगर हम ज़मीनों को दोबारा बहाल कर सकते हैं, आबादी कर सकते हैं, मगर अगर बैराज को कोई नुकसान हो जाता है तो ये आपको बताओ 100 साल 2 साल 100 साल के मंसूबे होते हैं। ये कोई बैराज बनाना आसान काम नहीं है, और बैराज के अगर पूरा हमारा निज़ाम जो है वो मुअत्तल हो जाएगा जो इरिगेशन का है, तो ये ज़रूरी होता है। तो हाँ, ये फैसला इंतजामिया करती है या जो मुतल्लिका इदारे हैं उस वक्त ये तय करते हैं कि कहाँ से ये कट लगाया जाए। ये हमारे हिफाजत के लिए, मुल्क के फ़ायदे में होता है। हाँ, इसमें आर्जी तौर पे ये नुकसान ज़रूर होता है एग्रीकल्चर या ज़मीनों या कच्चे का, जिस तरह आप फरमा रहे हैं उस तरह हुआ था। मैं सखर की मिसाल आपको दी, मैं सखर में मौजूद था। जी, मैं भी उस फ्लड में मैंने काम किया हुआ है। अगर वो ना उस वक्त किया जाता तो बैराज को डैमेज होता, तो अल्टीमेटली उसको बेहतर करने के लिए यही फैसला लिया गया। इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। सर, एक छोटी सी रिपोर्ट है जो 1950 से जो हम बात कर रहे हैं ना, वर्ल्ड बैंक की चल रही है, और उन्होंने एक रिपोर्ट असेसमेंट लिखी गई थी जिसमें पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए 50 डैमों का मशवरा दिया गया था, कुछ एरियाज भी बताए गए थे। हमें उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हमें पता है कि आबी जारियत के लिए भारत ये काम करेगा, तो हम छोटे डैम तो उधर बना सकते हैं, उसमें इतना बड़ा खर्चा नहीं, इतना टाइम नहीं लगता। देखिए, एक बात ये है कि डैम तो भारत में बनाए हुए हैं ना, तो तबाही से तो नहीं बच सके। पूरा पंजाब वहां पे डूब गया है। डैम से फायदा जरूर होना है। ये पानी स्टोरेज होना चाहिए जहां जहां पे 50, ये आप सही फरमा रहे हैं, बजाय कि हम एक मुतनाज़ा चीज पे खड़े होकर पूरा मतलब 50 साल में हम कोई फैसला ना कर सकें। तो इस वजह बेहतर यही है कि हम हर सूबे में डैम बनाएं, जहां जहां पानी आता है उधर स्टोरेज के लिए हमें इंतजामात करने चाहिए। लॉन्ग प्लानिंग यही हो सकती है, मगर कुदरती आफात को डैम भी नहीं रोक सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है, इससे फायदा हम उठा सकते हैं, इस पानी को जाया होने से बचा सकते हैं। इस पानी के नुकसानात अगर स्टोरेज हो तो आगे नुकसान जितना रोक सकते हैं हम उसको रोक सकते हैं। एक सूबे में अगर डैम बनाए तो दूसरे सूबे को भी उससे फायदा हो सकता है। ये मुल्क का, जो मैं समझता हूँ, डैमों से पूरे मुल्क को फायदा होगा, और ये इस पे हमें इत्तेफाक राय करने की जरूरत है। इसमें वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पूरी उसकी कोशिश है, हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है, तमाम स्टेक होल्डर, तमाम सूबाई हुकूमत से मिलकर हम इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और फरमाइएगा खिलदार साहब कि हम बात करते हैं डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की, यानी कि नुकसानात को कम से कम करने की। हमने पूरी दुनिया में देखा है कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है। दरख्त लगाने के हवाले से बात हो रही है कि जी आप कटाव को ज़मीन के बहाव में तब्दीली आ जाती है, यानी कि जो पानी बहता है वो ज़मीन साथ ले जाता है। उसके लिए आप दरियाओं के साइडों पर, आप नहरों के साइडों पर जंगलात लगाते हैं। हमने देखा है कि जंगलात बेतहाशा काटे गए हैं, चाहे KPK की बात करें चाहे पंजाब की बात करें, उस तरह वो जंगलात उस साइडों पे नहीं नज़र आते, उस तरह दरख्त नज़र नहीं आते। तो आप क्या समझते हैं कि इस पर भी कोई काम किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो कैबिनेट के इजलास में ये बरमला इज़हार किया था कि KPK में जिस तरह दरख्त काटे गए हैं या काटे जा रहे हैं, जो जिस तरह लकड़ियां आपको बहती हुई नज़र आई, और ये एक जुर्म है जो नज़र आया। मैं समझता हूँ इसी तरह हमें इसकी प्लानिंग मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो इक़दामात हैं, आज भी हमारे वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक साहब इसी सिलसिले में कराची आए हुए हैं। मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊंगा कि जो आपने कहा कि नुकसानात, पंजाब हुकूमत ने, वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा और पंजाब हुकूमत और हमारी पाक अफवाज, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सब ने मिलकर, इदारों ने यकसू होकर जिस तरह पंजाब जी, आज फील्ड मार्शल ने विजिट भी किया करतारपुर और सिख कम्युनिटी से मुलाकातें भी की।
जी देखें ना, ये विजन है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के उस फिक्र का जो 11 अगस्त की स्पीच है, और ये अहमियत है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के रहने वाले की इबादत गाहों का हम कितना ख्याल करते हैं, ये दुनिया को हमने मैसेज दिया है। बल्कि उसकी बहाली के लिए आज करतारपुर से पानी निकल चुका है और जल्द गुरु ग्रंथ साहब दोबारा उसको प्रकाश किया जाएगा और रसूमात के लिए बहाली भी किया जाएगा। उसके हवाले से वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला मरियम नवाज साहबा ने भी इजलास किया। आज फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर आज खुद आके सिख बरादरी से मिले हैं, उनसे इज़हार यकजहती किया है, उनको यकीन दहानी कराई है और ये बताया है कि हम जल्द इसको, ये मुक़द्दस जगह आपकी है जिसका पाकिस्तान में तमाम मुक़द्दस जगह, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, चर्चेज हो या मसाजिद हैं, सबका एहतराम और सबकी जो है इस नुकसान जो पानी आया है उनसे उसको सेव किया जाए, उनको बहाल किया जाए। तो ये मैं बता रहा हूँ कि हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। और आज भी आप देखें ना कि जिस तरह हमारे सिविलियन, हमारे अस्करी जो जवान है, 112 है, फौज के हमारे सिविल डिफेंस है, पुलिस ने कितना पंजाब में जबरदस्त काम किया है। वजीर आला मरियम नवाज साहब खुद जो है वो 3 दिन से ग्राउंड में है, आज भी वो दौरे पे थी, कल भी थी। तो हम पूरी कोशिश करें, कम से कम कीमती जानों का हमने नुकसान उठाया है। मतलब पंजाब में इतना जितना पानी आया है उतने मैं समझता हूँ वफाकी वजीर एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, आपको हमारे वज़रा नज़र आएंगे, आपके हमारे अराकीन नज़र आएंगे, पूरी पंजाब हुकूमत, वफाक मिलकर, तमाम इदारे, NDMA, PTA में सब मिलकर काम कर रहे हैं। और सबकी कोशिश ये है कि तमाम लोगों को बाहिफाजत, जहाँ जहाँ से पानी का गुजर हो रहा है, पानी के रेले आ रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, माल मवेशी को उनको बचाया जाए, उनको बाहिफाजत रेस्क्यू किया जाए और उनको उनके इलाज, उनके माल, जो उनके खाने पीने का बंदोबस्त मैं समझता हूँ आला एहतमाम किया गया है और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। और जिस तरह आप देखें KPK में कितना कीमती नुकसान हुआ है, इतना 22 में भी हमारे 100 लोग शहीद हुए थे, इतना बड़ा डिजास्टर आया था। इस दफ़ा सिर्फ KPK में मतलब 500 से ज़्यादा और पूरे पाकिस्तान में 800 से ज़्यादा अमवात हुई, बहुत बड़ा हमारा कीमती नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल, हमें लॉन्ग टर्म इसमें पॉलिसी हुकूमत कोशिश कर रही है और हम चाहते हैं कि एक कंसर्न से पूरे सबके इत्तेफाक राय से ऐसे फैसले हो जिसको, अब वक्त नहीं है कोई भी चीज़ आप मुतनाज़ा बनाएं। ठीक, अब सुबाहियत का कार्ड खेलें आप। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया खिलदास कोहिस्तानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सिपा सालार की सिखों के मुकद्दस मकामात की बहाली की यकीन दहानी, आबी गुजरगाहों में आबादियों तजावज़ात से भी तबाही मची। उसके अलावा बात करते हैं वफाकी वज़रा का आबी गुजरगाहों और तजावज़ात और बेबसी का इतराफ़। सरकारी ज़मीनों पर कब्जे की लूट मार लगी हुई है। वज़ीर दिफा मुसद्दिक मलिक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। वज़ीर दिफा ने भी ये बातें की हैं, मुसद्दिक मलिक ने भी ये बातें की हैं। ताकतवर लोगों के रिजॉर्ट्स बचाकर अस्पताल, बस्तियाँ उजाड़ दी गई। मुसद्दिक मलिक अभी ज़खायर की तामीर के लिए हुकूमत के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी इस पे काम होना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए प्लान तैयार, वज़ीर आज़म हाउस सलामिया जारी। वज़ीर आज़म का जल्द आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला। ये वो तमाम चीज़ें हैं। अब टेक्निकली अगर हम बात करते हैं सैलाब की सूरत हाल के हवाले से और सिचुएशन के हवाले से, और वो जो हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें जिसमें 1950 में 50 डैमों की निशानदही की गई थी, उस पर भी बात की जाएगी। हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले मेहमानों से। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुशामदीद कहते हैं। मैंने कहा था कि जी टेक्निकली हम देखेंगे चीज़ों को, और जो इदारा है NDMA की बात की जाती है, जिसकी ये एक ज़िम्मेदारी है जब से ये इदारा बना है कि कुदरती आफात से बचाव और उसको रोकने के लिए, यानी कि कुदरती आफात को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन जो मैन मेड डिज़ास्टर बीच में शामिल हो जाता है उसमें कमी करने के लिए, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक मेंबर NDMA और स्पोक्स पर्सन थे। आपको खुशामदीद कहता हूँ ब्रिगेडियर साहब। थैंक यू हसन। ब्रिगेड साहब, 2010 की तारीख मैंने देखा कि ये सैलाब जो पंजाब में आया, जिस तरह हमने देखा कि रिले छोड़े गए, और उस वक्त भी अनप्रेसिडेंटेड था कि तकरीबन 12,85,000 क्यूसिक, मेरे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है मैं अपने उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, भारत ने छोड़ा था पानी। और उसके बाद पंजाब से लेकर सिंध तक तबाही मच गई थी। जब तक वो समंदर में, डेल्टा में जाके गिर नहीं गया पानी, वहाँ तक तबाही हो रही थी। हम फील्ड में थे, आप भी मौजूद थे। आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो 1950 की रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, जिसमें 50 डैमों का जिक्र किया गया है,
اور جس طرح وائلیشن کی جا رہی ہے شاملات کی، یعنی کہ ریور انکیچمنٹ ایریاز کے اندر ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، درخت کاٹ دیے گئے ہیں، کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں؟ جی آصف بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ تاریخ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ 2010 کے فلڈ سے ان کی کافی مماثلت ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس دفعہ پہلے جو ہے اربن فلڈنگ ہوئی ہے، جس میں شہری علاقے کلاؤڈ بسٹ اور اس طرح کے فینومینا سے افیکٹ ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے کیچمنٹ ایریا میں گلیشیئر پگھلنے سے، زیادہ بارشیں ہونے سے، چاہے وہ ہمارا کشمیر ہے یا چاہے مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو پانی بہت زیادہ آیا، تو اس کے بعد جو ہے دریائی سیلاب کی طرف جو ہے رخ موڑا ہے، اور عوام کو پہلے شہروں میں فلڈنگ کا سامنا تھا، تو اس کے بعد ابھی ہمارے دیہی علاقے یا جو ایسے ریزیڈنشل کالونیز ہیں جو کہ فلڈ پلینز کے اندر بنا دی گئی ہیں، جو کہ کافی عرصے سے، جس طرح آپ نے کہا کہ 50 سال میں یہاں پہ راوی میں، ستلج میں اس طرح پانی نہیں آیا تھا، تو لوگوں نے دریائی راستوں کے اندر اپنے مکانات بنا لیے، ریزیڈنشل کالونیاں بنا لی، اور جو ہے اس طرح کی تعمیرات ہوئیں کہ شاید پانی دوبارہ آنا ہی نہیں ہے، لیکن پانی اپنا راستہ دوبارہ کلیم کر رہا ہے، دوبارہ انہی رستوں کے اوپر پانی آ رہا ہے، اور جو یہ الیگل سوسائٹیز ہیں یا کنسٹرکشن ہوئی ہیں جس میں بلڈنگ کوڈز نہیں ہیں، اور ریور ایکٹ کے مطابق ان جگہوں کے اوپر قبضے کیے گئے ہیں، وہاں پہ ڈیمیجز زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہیں، جس میں ہمارے ریسکیو کے ادارے ہیں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے ادارے ہیں، 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک ریسکیو کر چکے ہوئے ہیں اور محفوظ مقامات تک شفٹ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی بہت زیادہ متاثر لوگ ہیں جو کہ دریاؤں کے کنارے آباد تھے، وہ ابھی تک مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کو ریسکیو کرنے کا کام پاک فوج، ریسکیو کے ادارے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، این جی اوز اور سول لوگ ابھی بھی کافی اچھا بریگیڈیئر صاحب، محنت کر رہے ہیں۔ ایک ویکیوم میں دیکھ رہا ہوں، میں نے پچھلے پروگراموں میں احمد کمال صاحب سے بھی بات کی، وہ بھی این ڈی اے میں، کہ آپ کو پتہ ہے بہت عرصہ سرو کرتے رہے، ممبر رہے، ہم میڈیا کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ دیکھ رہے ہیں این ڈی اے میں کا، کیوں؟ جی یہ جو پوائنٹ ہے ڈیزاسٹر رپورٹنگ کے حوالے سے، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ لوگوں کی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، ارلی وارننگ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بہت ہی اہم کردار ہے، جو کہ لوگوں میں، کمیونٹیز کے اندر ایک تو اویئرنیس پیدا کرتی ہے، ان کو تیار کرتی ہے ذہنی طور پہ، اور ان کے لیے کافی مددگار سر، ایز یو نو آئی ہیو بین گیونگ دا لیکچرز ٹو ادر کنٹریز ایز ویل، جو پاکستان میں آتے تھے، جن کو ذمہ داری دی گئی تھی، جس میں افغانستان کا این ڈی اے میں کا سسٹم بھی تھا، اور اس میں رول آف میڈیا جو تھا، کیونکہ 3 آر کے اوپر آپ لوگوں کا کام ہوتا ہے، ریسکیو، ریہیبلیٹیشن اور ریلیف، ان 3 آرز کے اوپر این ڈی ایم اے کا جو پورا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، ہم اس کے اندر میڈیا کے رول کے اوپر انٹرنیشنلی کھٹمنڈوں میں جا کے جو ورلڈ میڈیا سمٹ ہوتی رہی ہے، وہاں پہ لیکچرز دیے، ہم نے دیکھا ہے کہ ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے، یعنی کہ جو آپ کی رپورٹنگ ہوتی ہے یا پھر آپ کی طرف سے کوئی اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں ایریا میں ابھی تک ریلیف نہیں پہنچ رہا، یا وہاں پہ ریسکیو کی ضرورت ہے، یا کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کو بلڈ کی ضرورت ہے، یا وہاں پر امدادی سامان کی ضرورت ہے، وہ ٹوٹل ہم نے دیکھا کہ چینلز یا پھر میڈیا خود سے جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ہمیں این ڈی ایم اے کی ٹیمز کے ساتھ اس طرح میڈیا کی موومنٹس نظر نہیں آ رہی۔ جی اس میں تھوڑا سا عاصم بھائی، میں ماضی میں جس طرح آپ نے اگزامپل دی ہیں کہ میڈیا رپورٹنگ کے حوالے سے کافی ورک شاپ ہوئیں، پاکستان میں بھی ہوئیں، ایبراڈ بھی ہوئیں، وہ بہت ہی اہم ہے، جس میں لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کمیونٹیز کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس دفعہ جو این ڈی ایم اے لیول کے اوپر ہے، انگیجمنٹ تو ہوئی ہے، بٹ ابھی جو ہے رول زیادہ پی ڈی ایم اے اور ڈی ڈی ایم ایز کا پروناؤنس ہوا ہے، کیونکہ ابھی صوبائی حکومتیں ہیں جو کہ اس ناگہانی آفت کو فیس کر رہی ہیں، اور وہ اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ آج بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، کچھ پی ڈی ایم اے کی چیئر اور باقی لوگ پنجاب کے خاص طور پہ رپورٹنگ کر رہے تھے، لیکن اس طرح جس طرح تمام چینل ایکٹیولی انوالو ہوتے تھے، رپورٹنگ کرتے تھے، اس میں جو افیکٹڈ لوگ تھے ان کو مدد پہنچانے میں، ان کو ریسکیو کرنے میں، اور ان کو جو ہے ریلیف پہنچانے میں، جی بہت آسانی ہو جاتی تھی۔
कोई ऐसा कोना, कोई ऐसे लोग जो कि एनडीएमए या पीडीएमए के नज़र में ना हो, तो वो भी आ जाते थे और उनकी भी मदद करके उनको रेस्क्यू किया जा सकता था। इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि मीडिया का जो रोल है बड़ा कलीदी है, और इसमें वो एनजीओज के साथ हो, पीडीएमएस के साथ हो, एनडीएमए के साथ हो, शाना बशाना खड़े होते हैं इनके रिपोर्टर, और लोगों की हेल्प भी कर रहे होते हैं और उनको रिलीफ मुहैया कराने में आसानी भी हो रही होती है। मुख्तार साहब, इसमें मेरा मकसद तो ये है कि हम तो नेपाल तक गए, जब रिलीफ गुड्स पाकिस्तान ने यहाँ से डोनेट की गई तो हम तो नेपाल तक गए और वहाँ तक जाके कवरेजेस की, बड़े मुश्किल हालात में हमने केपीके में जो सैलाब की सिचुएशन थी उसके अंदर भी जाके रिपोर्टिंग की। हमने बहुत सारे जो लेवल्स थे उसके ऊपर एनडीएमए की टीमों के साथ जाके काम किया, लेकिन बात ये आती है कि अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मेरे जो इल्म में है, अभी माजी में कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक सिचुएशन रूम में बुला के रिपोर्टर से रिपोर्टिंग करा देना मेरे ख्याल से काफी नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही। क्योंकि उन्होंने उनको नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में बुला के ब्रीफिंग दी है, डेवलपमेंट वगैरह जितनी भी हुई हैं उसको किया है, बट इसका मेरा ख्याल है इसको और ज्यादा करें तो और ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल, क्या चीजें पहुंचाई जा रही हैं, किस जगह क्या चीज जरूरत है, मीडिया बहुत हेल्प करता है। और आपको मालूम है कि जब भी कभी इंसानी इस तरह का कोई बहरान आता है या फिर अलमिया होता है या तूफान आता है, जलजला हो या सैलाब हो, तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से एरियाज जो है वो अनटैप्ड हैं। जी, इसमें मैंने देखा है कि जो मीडिया की रिपोर्टिंग से जो फायदा होता है, 2010 के फ्लड में मैं तो फील्ड्स में था, उस वक्त आर्मी यूनिफॉर्म में लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे हम लोग और बचा रहे थे। उसमें ये भी बड़ा फायदा होता है कि जो सोशल हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो हमारे गवर्नमेंट पाकिस्तान की एनजीओज हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं, वो भी खुराक मुहैया कर रही होती हैं, टेंट भिजवा रहे होते हैं, तो वो भी उधर सर इंटरनेशनल आपको एड मिलना शुरू हो जाती है, इंटरनेशनली आप लोग वाइब्रेंट हो जाते हैं, मीडिया की आवाज़ जब बाहर तक पहुंचती है। तो हमने तो यहाँ तक देखा कि यहाँ से 24 एम्बेसीज के जो एम्बेसडर्स थे ममालिक के, उनको हम साथ लेके गए और उनको दिखाया कि जी ये सैलाब है और ये तबाही है, और उस वक्त वो बाकायदा विजिट्स थे जिसमें इंटरनेशनल और लोकल मीडिया शामिल था, और उसके बाद जाके इंटरनेशनली उन्होंने सब ममालिक ने अपने ममालिक को रिपोर्ट लिख के भेजी और उसके बाद एड आनी शुरू हुई। एड आनी शुरू, बिल्कुल, काफी ये हेल्पफुल होती है ये एक्सरसाइज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो उस चीज का बड़ा फुकदान हम देख रहे हैं। जी हाँ, वो अभी भी अगर कर ली जाए तो हमारे जितने भी डैमेज और लॉसेस हो रहे हैं उसकी जो रिपोर्ट बन रही है, जो इसके बाद भी हमारे लोगों को वापस उनके घरों तक पहुंचाना है, नीड असेसमेंट करनी है, और फिर उसके बाद डोनर्स की हेल्प चाहिए होगी। सर मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, सखर में जो कच्चे का इलाका है खैरपुर की साइड पे, हम सखर में मौजूद थे, हमारे एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी वहाँ पे थे, कुछ सियासतदान थे, तो वहाँ पर नेवी काम कर रही थी। उन्होंने आके हमसे रिक्वेस्ट की कि मीडिया के लोग आके वहाँ के लोगों से मुज़ाकरात करें, क्योंकि वो लोग अपनी जगह नहीं छोड़ रहे कि उनके माल मवेशी भी साथ लेके जाएं, उनका सामान भी साथ लेके जाएं, या उनकी ज़मीन पे कब्जा ना हो जाए, क्योंकि वो कच्चे का इलाका है, डाकुओं का इलाका है। तो उनको इस चीज़ की गारंटी दी जाए कि पहले वो लोग निकल आए, फिर उनका सामान निकाल लिया जाएगा। वो दरख्तों के ऊपर चारपाइयाँ बांध के बैठे हुए थे। जी बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन हम सदरन पंजाब में, सिंध में, ये 210 के फ्लड हों, 22 के हों, इसमें हम इस तरह की सूरत हाल देखने में आती है कि लोग अपने घर खाली करने के लिए तैयार नहीं होते, और अभी भी नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे। अभी भी लोग कहते हैं कि हमारे घरों में चोरियां हो रही हैं, सामान हमारा कीमती पड़ा हुआ है। उनको कन्विंस करने के लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती हैं, और उसके बाद ही वो घर छोड़ने के लिए रजामंद होते हैं। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट और इदारे उनको सेफ मकामात या कैंप्स उधर शिफ्ट करते हैं। जी, अब आयरन नो इसमें कौन जिम्मेदार है, क्योंकि ये एनडीएमए वजीर आजम के अंडर आता है और उनका मीडिया सेल देख रहा है, इसको कौन देख रहा है, लेकिन जो भी जिम्मेदार है इस चीज़ के ऊपर उनको सोचने की ज़रूरत है कि एक डिस्कनेक्ट जो है मीडिया के दरमियान और इनके दरमियान वो क्यों है। डेफिनेटली। अच्छा मुख्तार साहब, ये बताइएगा कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, बड़ी पैनिक की सिचुएशन होती है, हमने देखा कि रात को 2-2, 3-3 बजे, 2:30 बजे पंजाब में, वजीराबाद में, सियालकोट में और मुख्तलिफ एरियाज़ में, लाहौर में लोगों को घरों से निकलने के लिए कहा गया कि फ़ौरन घर खाली करें। ये देर क्यों हुई? आप अगर बड़े टाइम से उनको इतला दे देते ताकि उनको एक रिस्पॉन्सिबली
तरीके से एक रिस्पेक्टफुली उनको निकाल लिया जाता वहाँ से। एक तो ये भी वजह है कि टाइम बहुत कम दिया गया। जी, उसमें सिर्फ वजह ये होती है कि हमारे जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं ईस्टर्न रिवर के, जो कि ख़ास तौर पे जब इंडिया पानी छोड़ता है और उसकी जो लोकेशन है गड्डा सिंह वाला की देख लें या ऊपर शादरा वगैरह मुकाम पे देख लें, तो जब पानी पाकिस्तान में आता है जो इमीडिएटली जो आबादियां होती हैं उनका जो उनके लिए रिएक्शन टाइम जिस तरह आप कह रहे हैं वो कम होता है। अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे प्रोटोकॉल हों, अच्छे मरासिम हों और वो हमें सर वो तो नहीं है, वो तो हमें पता है नहीं है, वो तो हमें पता है एक हॉस्टाइल नेबर है हमारा दुश्मन मुल्क है। अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट करके या फिर उसको हेल्ड एंड अबेंस करके उसने सफारती जराए से ये पैगाम भेजा था कि हम पानी का रेला छोड़ रहे हैं। नॉर्मली इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 4 से 5 लाख का रेला छोड़ा जाता है ट्रंचेस में। ट्रंचेस की बात मैं करूंगा, लेकिन यहां पे हमने देखा कि यकदम पानी जमा था, जो उधर तबाही फेर रहा था उसको छोड़ दिया गया। जी, इसकी बहुत अर्ली वार्निंग इंडिया से भी नहीं मिली हमें, जिसकी वजह से जो इमीडिएटली पाकिस्तान में इलाके आते हैं गांव, जिस तरह आपने वजीराबाद और सियालकोट है, शकरगढ़ है, पसरूर है, सियालकोट है, लाहौर के इलाका है, इनको वहां पे निकालने के लिए रिएक्शन टाइम बहुत कम था। अगर नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे या उनके अगर ये इंसानी बुनियादों के ऊपर ये डाटा, लाइव डाटा शेयर किया जाए कि पानी का क्या लेवल है और कितना पानी छोड़ा जाएगा और उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, किस्तों में छोड़ा जाए, तो उससे डैमेजेस काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं और आबादियां और जाने, काफ़ी कीमती जाने जो है ना महफूज की जा सकती है। उनको रिएक्शन टाइम भी फौरन काफ़ी रिएक्शन टाइम भी मिल सकता है ताकि लोग एवैक्यूएट इजीली कर सकें। इसका फ़ायदा दोनों मुल्कों को है अगर हम लाइव डाटा शेयर करना शुरू करते हैं दरियाओं में पानी के फ्लो का। वो उसके लिए तो आपके पास सैटेलाइट सिस्टम होना चाहिए ना, आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम होना चाहिए, जिसके बाद आप ये देख सकेंगे कि वहां से कितना पानी आ सकता है। जी, वो भी है, लेकिन साथ साथ जो हमारी गेजेस होती हैं लगी हुई हर दरिया, हर डैम के ऊपर, वो जो मैयर कर रही होती हैं और कितनी कैपेसिटी है उस डैम की, कब उनको ये इसके डैम के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, पानी रिलीज करना पड़ेगा, तो वो भी तकरीबन कुछ एस्टिमेट किया जा सकता होता है ताकि आगे अर्ली वार्निंग दी जा सके। जी, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना बड़ा जरूरी है। बिगरेडी साहब, हम बात करें मेट ऑफिस, सेंसर लगाने पड़ेंगे, सैटेलाइट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने सिस्टम को, तब जाके हमें पता चल सकेगा और फिर ऑटोमेटिक वो इंफॉर्मेशन जनरेट होती जाएगी, जो कि तमाम लोग उसको एक डैशबोर्ड होगा जो कि उसके ऊपर डाटा इंडिया, पाकिस्तान का एनडीएमए, पीडीएमए और नीचे डीडीएमए तक वो डाटा देख रहे होंगे कि इस वक्त वाटर लेवल इंडिया में कितना है, इनके डैम का लेवल कितना है और कितना पानी रिलीज होने का चांस है और हमारे तक कितने घंटे में वो पानी पहुंचेगा। तो उस हिसाब से वो सारी कैलकुलेशन करके जो लोकल आबादी है, जो लोकल कम्युनिटीज है, उनको इन्फॉर्म भी किया जा सकता है, उनको टाइमली निकाला भी जा सकता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आप दूर दराज इलाके में भी बैठ के सेंसर स्टेशन लगा दें और उसको इंटीग्रेट कर दें और डैशबोर्ड तमाम के सामने एक ही डैशबोर्ड होगा, वो देख सकते हैं कि इस वक्त पानी का बहाव दरियाओं में कितना है और कितना आने का अंदेशा है और कितने घंटे में कौन से शहर तक पानी वो पहुंच सकता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, हमें भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारी जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो भी साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर होनी चाहिए, ताकि हम हर साल जो बिलियन ऑफ डॉलर्स का हम नुकसान कर देते हैं, इतनी हम तरक्की नहीं करते। सर, प्लानिंग का तो ये आलम है कि त्रिमू डैम के जो बैराज है उसके साथ आगे जो बाबू पुल बना है उसका वाया इतना छोटा है कि अगर आप त्रिमू से सारा पानी छोड़ भी दें तो वो जो पुल है, जो कि डेफिनेटली ज़रूरी है आवाम की रसद के लिए, लेकिन उसके नीचे से जाने के लिए जो रास्ते बनाए गए इतने तंग हैं कि पानी भी वहाँ पर रुक जाता है। वो थ्रेट है त्रिमू के लिए भी। तो इस तरह की प्लानिंग से जब तामीरात होंगी या चीज़ें होंगी तो फिर तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाही का बाइस बनता है। जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जहाँ पे भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे मोटरवेज के अंडर ब्रिजेस बन रहे हैं, कल्वर्ट्स बन रही हैं, जो हमारे जहाँ पे पानी नहीं भी आता, बट ट्रेडिशनली जो हमारी स्टडीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं कि यहाँ पे 40 साल पहले, 50 साल पहले पानी आता था, हमें उसका साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर कैलकुलेशन करके, चाहे वो ब्रिजेस दरियाओं के ऊपर बना रहे हैं, चाहे मोटरवेज के ऊपर बना रहे हैं या कोई और डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं, उनको हमें अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करना चाहिए
विद जो भी हमारी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के तहत, ताकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और वो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये इंटीग्रेटेड हो, ताकि फ्यूचर में हम जो बिलियन ऑफ डॉलर्स रुपीस की ये इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ज़ाय ना हो जाए। और ज़ाय होना एक तरफ और दूसरी तरफ कीमती जानों का नुकसान भी ना हो ये जाए, ज़रूरी है, ठीक है, ताकि लोग और उनकी महफूज रहें। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर मुख्तार साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। हम बढ़ेंगे एक और एक्सपर्ट की जानिब, मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं इस वक्त प्रोग्राम में, डॉक्टर ज़ैनब नईम साहबा हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। माहिर माहौलियात भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि इस वक्त हम बात करें क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा तो हमें कुछ इंसानी अवामिल यानी मैन मेड डिज़ास्टर ज़्यादा नज़र आता है। जो भारत पानी छोड़ता डेफिनेटली एक हॉस्टाइल कंट्री है, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो वाटर बम तो यूज़ कर रहा है काफ़ी अर्से से पाकिस्तान के खिलाफ। हमारी तैयारी क्या थी? देखिए, ये बात अब यहाँ से शुरू होती है कि जब अभी इस साल जब जंग खत्म हुई तो उसके साथ ही भारत ने अपने 3 बड़े डैम भरना शुरू कर दिए थे। बघलियार डैम, सलाल डैम, पक्कादुल डैम, जिसकी टोटल कैपेसिटी 1.2 मिलियन एकड़ फीट है। और उन्होंने वो भरे, उसके भरने से क्या हुआ कि चनाब बिल्कुल सूखना शुरू हो गया था और हमारी जो फसलें हैं उनको उस टाइम पे नुकसान पहुंचना भी शुरू हो गया था। और भारत को ये भी पता है, सिंस में ये यूरोपियन कमीशन का डेटा है कि इस साल बारिशें मामूल से ज्यादा मुतवक्किया, और यूरोपियन कमीशन ने तो वो इलाके भी बताए हुए थे जहां जहां बारिशें शदीद होंगी, जो कि अब सही साबित हो रहा है। तो दोनों ममालिक में ज्यादा है, तो उन्होंने बजाय इसके कि पानी वक्फे से छोड़ते जाते और डैम्स को इतना ज्यादा फिलअप ना करते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। आबी जारियत करने के लिए जब वहां पे बारिशें शुरू हुई और फिर हमें डेटा भी नहीं दिया, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने हेल्ड इन अबेंस किया हुआ है, तो सिर्फ एक लेटर आ जाता है कि हम पानी छोड़े और सैलाब मुतवक्के है। कुछ डेटा नहीं, क्या है, कहाँ से है, कितना है, और वो उन्होंने छोड़ दिया। तो ये आबी जारियत उन्होंने की। बिल्कुल हमारी तैयारी, सबसे पहली बात, जियोपॉलिटिकल लेंस से पाकिस्तान की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बिल्कुल कम है। जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, भारत भी उस पर फुलफिल करता है, तमाम ममालिक उस हिसाब से डैम्स बनाते हैं, हमने डैम बनाया ही नहीं। तो जियोपॉलिटिकली हम इस वक्त फेल हो रहे हैं डैम को ना बना के। लेकिन डैम और फ्लडिंग में थोड़ा सा फर्क है। आपको बड़ा डैम इसलिए चाहिए, जो मैंने बता दिया, आबी जारियत को कैटर करने के लिए यू नीड अ डैम, बिगर डैम। लेकिन फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं। आपको छोटे डैम्स चाहिए होते हैं, जैसा कि जो हिल टॉरेंट्स रोथ 1950 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मौजूद है, उसके अंदर आपको उन्होंने पूरा फॉर्मूला और फिनोमेना बना के दिखाया हुआ है उसके अंदर, अगर आपने पढ़ी हो। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और वो रिपोर्ट उन्होंने कैपेसिटी असेसमेंट के बाद ही बनाई थी कि कितने डैम्स होने चाहिए जिससे आपकी पानी के स्टोरेज के मसाइल खत्म होते हैं। तो आपको बड़े छोटे दोनों डैम्स चाहिए होते हैं। बड़ा जब तक नहीं बनता तब तक आपको छोटे डैम्स, कैनाल्स, ये सारे छोटे जो है स्टोरेज रिटेंशन पॉइंट्स, ये चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रोध कुई का पोटेंशियल इस वक्त 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो जाया हो जाता है, जिसको आप स्पेट इरिगेशन में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहां चेक डैम नहीं बनाया हुआ। फिर हर साल ये कीर्तन की पहाड़ियों पे जब सैलाब आते हैं तो इधर भी बारिश होती है, कोस्टल लिबान पे भी होती है, वहां से जो डूब जाते इलाके, अगर वहां आगे चेक डैम बने हुए हों तो ये सैलाबी रेले का पानी बचाया जा सकता है, जखीरा किया जा सकता है और काफी कम्युनिटीज को सपोर्ट दी जा सकती है। फिर आपकी इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, एडेप्टेशन प्लानिंग है। ये सारी चीजें मिलकर आपको फ्लड से बचा सकती है। फ्लड प्रोटेक्शन आपके वो प्लान्स बने हुए हैं, निफाज नहीं है। पंजाब में रिवर इंक्रोचमेंट रिवर ड्रेनेज एक्ट 2023 का बना हुआ है, जो कहता है कनाल ऑफिसर बनाए, कनाल अथॉरिटी बनाए जो ये सारी इंक्रोचमेंट कंट्रोल करे। निफाज ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, बस हम लोगों ने ना स्ट्रेटेजाइज किया, ना प्रायोरिटाइज किया, ना इन्फोर्स किया। जी, इसमें लेकिन आप ये देखिए ज़ैनब साहिबा के, डॉक्टर साहिबा, हमारे पास तैयारी के अलावा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह बिल्डअप हो रहा है, हम रिवर बेड के अंदर शामलात की ज़मीनों में हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं, हम दरख्त काट रहे हैं, हम दरियाओं के पास जो दरख्त लगाने के, याद होगा मैं 90s तक हमारे मुल्क के अंदर ये बाकायदा मुहिम चलती थी कि दरख्त उगाएं,
और अपने जितने भी नहरों के और दरियाओं के किनारे थे दरख्त लाजमी लगाते थे। अब दरख्त भी साफ हो गए, हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, और अभी भी हम लाहौर में देख रहे हैं कि 2 हाउसिंग स्कीमें ऐसी हैं जो शादरा और रावी के किनारे हैं। आपने रोडा देखा, वो बनाने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद उसके अंदर जो उन्होंने झील बनानी थी या डैम बनाना था या बैराज बनाना था, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, हाउसिंग स्कीमें बन गई। बिल्कुल, आप क्या ये पिंडी में भी यही हालात हैं, पोठोहार रीजन में पूरे यही हालात हैं, बीच में झीलें बना लेते हैं या हम कहते हैं हम उसको डैम बना के ना तो हम बचा लेंगे। हाँ, और हमने कुछ स्कीमें तो ऐसे बनाई कि हमने ये सोचा ये दरिया तो सुकड़ गए हैं, यहाँ तो पानी आ ही नहीं सकता। तो देखें, पानी दरिया अपना रास्ता लेने 100 साल बाद भी वापस आता है, वो अपना रास्ता नहीं भूलता, ये एक वेल नोन फैक्ट है। तो यहीं पे हमारी शॉर्ट टर्म थिंकिंग देख लें आप, और फिर कोई टेक्निकली आप ये भी देखें कि कोई गाइड भी नहीं करता। जब ऐसी सोसाइटी हम शुरू कर देते हैं, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आवाम को पड़ी ही नहीं है, उनको पता है जी दरिया किनारे सोसाइटी बन रही है। अवेयरनेस की कमी, फिर आपका इन्फोर्समेंट की कमी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर ही नहीं किया हुआ कि वो इन चीजों को समझे, उनकी कैपेसिटीज ही नहीं है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो बार बार सैलाब आते हैं और हम फिर भी यही सब करते हैं, फिर हम इवैक्यूएट करते हैं और रीलोकेशन प्लानिंग में हम दोबारा उनको वहीं उठा के भेज देते हैं। तो ये क्या प्लान, ये सब मिस प्लानिंग है। जितने कवानीन बना लें, जब तक आपकी डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी आप असेस करके नहीं देख लेते ना कौन किस काबिल है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है नहीं है, आप ये सब भुगतते रहेंगे। अच्छा, ये देखें ना कि हम क्लाइमेट चेंज की आड़ में चलें, ठीक है, एक कुदरती आफत तो है, उसको रोका नहीं जा सकता, माहौलियात की तब्दीली के हवाले से इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि पड़ोसी मुल्क ने पानी छोड़ दिया, हमें अपनी तैयारी को भी देखना है ना कि हम उसके लिए कितने तैयार थे। बिल्कुल, हम उसके लिए देखें, आपने सही कहा, क्लाइमेट चेंज हमें आज का नहीं पता, हमें 2010-11 से भी पहले का पता है। साइंटिस्ट वार्न करते आ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इससे आपका ये जो खित्ता है ये मुतासिर बहुत ज्यादा हो सकता है। हमने 6 हो गया है ज़ैनब साहिबा। तो इस साल आप देखें कि हम लोगों ने ग्लेशियाई झीलों का फटना, पहले कोई इक्का दुक्का वाकया होता था, अब तो मुसलसल वो झीलें फट रही हैं, और उसके साथ साथ फिर जहाँ पे ग्लेशियर नहीं है वहां पे पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर, और वो जो पहाड़ों के पत्थरों की जो रुकावट होती थी, दरख्त आपने शेव कर दिए पूरे पहाड़। आप ये देखें कि आपने वाटर इन कैचमेंट एरियाज में पूरी आबादियां, बाजार, घर बनाए हुए हैं, जो कि बोल्डर्स की वजह से आपने देखा कि बिल्कुल ऐसे मलिया मेट हुए जैसे कि यहाँ पे सफा इस्ती में कोई चीज होती नहीं थी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। जो हमारे जंगलात की इन्वेंट्री है, देखें, ये जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, जंगल उगाते हैं या लगाते हैं, उसकी इन्वेंट्री होती है, रिपोर्ट होती है, डेटा होता है। आखिरी इन्वेंट्री प्रॉपर पता नहीं 1900 कौन सी सदी में हमने की, उसके बाद हमने इस चीज को भुला दिया। आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये इरिगेशन के डिपार्टमेंट, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जब ये इन्फोर्समेंट नहीं करते तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस में इनको सख्त से सख्त सजाएं देनी होती है, सैक करना होता है। हम इंतजार करते हैं, इंक्वायरियां बिठा देते हैं और वो लोग वहीं पे अपनी ड्यूटीज कंटिन्यू कर रहे होते हैं। हमने सजाएं इस सेक्टर में सबसे कम रखी हुई है, एनवायरनमेंट में हम समझते ही नहीं कि ये कोई गलत काम है। साहिबा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल्ले को दूध की रखवाली पे बिठाया हुआ है आपने। जिनके इंटरेस्ट हैं वही आपके हुकूमत में बैठे हुए हैं, और वही लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, जिनकी हाउसिंग स्कीमें हैं या जिनकी तजावुजात हैं दरियाओं के रास्ते में, और ऑपरेशन रोक दिए जाते हैं। देखिए, उसके पीछे एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। दुनिया में कहीं पे भी अगर ये पुराने दरख्त काटने लगते हैं ना तो लोग उठ खड़े होते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे मुल्क में हमें कहते हैं अच्छा घर बनाना, इतनी इन्वेस्टमेंट, हाँ जंगल है कोई बात नहीं, काट दो, हम उसकी जगह नए दरख्त लगा देंगे। भाई, आपने कार्बन सिंक खत्म कर दिया, नए दरख्त जितने भी लगा दो, वो कार्बन सिंक को सदियां लगती हैं बनने में। हम लोगों की आवाम में ना, हम शायद अवेयरनेस नहीं है, हम अकाउंटेबल करना नहीं चाहते, और इसीलिए हम अपने ऊपर उन्हीं लोगों को ले आते हैं जिनको फिर अगेन इसकी कंसिडरेशन नहीं होती। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो आपकी आवाम को भी फर्क नहीं पड़ता और आपके लोगों को, डिपार्टमेंट्स को भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जो होता है होता रहे। जी ज़ैनब साहिबा, चीड़ का दरख्त जो है या दियार कह लें, आप क्या कहें, आई डोंट नो, उसकी जो मैच्योरिटी है, एज, वो 100 साल है, यानी कि वो 100 साल में जवान होता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो आप ये देखें कि जो आपने दरख्त काटे हैं वो 400 साल पुराने, 500 साल पुराने बड़े दरख्त, तनावर दरख्त थे, जिनको काट के आपने बेच दिया या जलाने में इस्तेमाल कर लिया या अपने घरों के फर्नीचरों में इस्तेमाल कर लिया। उसको लगा के दूसरा पौधा भी आपको 100 साल उसको जवान होने में लगेगा, जो ज़मीन में अपनी ग्रिप बनाएगा या पहाड़ की जो मजबूती है उसको बरकरार रखेगा।
तो यहाँ पे तो इस चीज़ की बिल्कुल इदराक नहीं है। आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि शीशम का एक जवान दरख्त 20-30 साल में होता है, आप काट के उसकी जगह एक सफ़ेदे का पौधा लगा दें तो सफ़ेदे के पौधे और शीशम के पौधे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, और आप काट के उसकी जगह सफेदे का पौधा आप ऐसी जगह लगा दें जहां पे जेरे जमीन आबी ज़खायर जो है वो कम है, तो वो चूस लेता है। फिर आप ऐसे दरख्त लगा दें जैसे कि एक ऐसा इलाका पोटोहार खित्ते में आप जहां पॉपुलर और ये जकरंडा और ये पीपल और ये शीशम लगे होते हैं, वहां पे उनकी जगह पाम के दरख्त लगा दें। तो भाई पाम हमारे रीजन के लिए है ही नहीं, आप जी ऑर्नामेंटल ट्रीज लगा दें या कराची में कोनोकार्पस लगा दें और वहां पे आप कहें हमने बहुत प्लांटेशन कर दी। तो ये कोई टेक्निकल सेंस के बंदे लगाएं डिपार्टमेंट्स में जिनको पता है कि कैसे दरख्त लगाने, कौन से नहीं लगाने, कौन से दरख्त आपके आबी ज़खायर चूस लेंगे। तो ये सारा इन्वायरमेंटल साइंस है। ये साइंस जब तक पॉलिसी से कनेक्ट नहीं होगी ना, आपकी पॉलिसीज जितनी अच्छी बना ले वो नहीं सही बन सकती। जी, इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए आप सबसे आगे हैं। आप कंक्रीट मॉन्स्टर्स बना रहे हैं, चाहे आपके शुमाली इलाका जात हैं, मरी की बात करें, पंजाब की बात करें, हाउसिंग स्कीमों की बात करें, आपका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कंक्रीट की वजह से 4 डिग्री रेस कर चुका है। और उसके बाद आपके ग्लेशियर मेल्टिंग या नदियों के फटने की बात, जिस तरह आप लेक्स की बात कर रही थी, तो ये मामला तो होंगे, लेकिन आप इस चीज़ का इदराक नहीं कर रहे कि जो कुछ कर रहे हैं हम आने वाली नस्लों के लिए जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि आपका रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये दोनों सेक्टर्स को आपने कभी अपनी क्लाइमेट पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा बनाया ही नहीं है। और ये सेक्टर लगा हुआ जी मरी में जंगलात काटे और वहां पे बड़े बड़े होटल बनाए, टूरिज्म अट्रैक्ट होगा। इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट अगलों को पता ही नहीं है। जब तक आप इनको बिठा के इंटीग्रेट नहीं करेंगे पॉलिसी में, ये सब कंटिन्यू रहेगा। फिर आपको क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आपको लोगों को बताना चाहिए कि और ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि भाई जिधर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो सोसाइटी अगले साल सैलाब में डूब जाएगी, क्योंकि दरिया का रास्ता काट के बनी हुई है। आपके खरबों आपके करोड़ों जाया चले जाएंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। लाहौर में देखें ना आप, जिस तरह लोगों की अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज डूबी हैं, उनका फर्नीचर, उनके माल मता सारा डूब गया। बिल्कुल, और उसके बाद जो ये असासे होते हैं लोगों की पूरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है, जब वो खो देते हैं उसके बाद मेंटली वो कितना ट्रॉमा में जाते हैं। फिर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस हम इस चीज को कंसिडर ही नहीं करते। ये कितना बड़ा लॉस एंड डैमेज होता है जो हमारे कहीं रिपोर्ट नहीं होता। इसके अलावा जो इलाके ऐसे जो कच्चे के इलाके, अगेन वहां पे जो लोग अपना सब कुछ खो देते हैं, अपनी जराई जमीनें खो देते हैं, सिंध में हमेशा ये होता है, वो फिर इलीगली अपने बच्चों को बाहर माइग्रेट कराते हैं और अक्सर उनकी कश्तियां डूब जाती हैं। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे कि हम इसको कैसे कनेक्ट करें अपनी पॉलिसी और डेवलपमेंट प्रायोरिटी से। यहाँ हमारा फेलियर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, इंसान अपनी कोताहियों से सीखता नहीं है। अगर सीखने पे आ जाए तो हम 2010 से लेकर अब तक, बल्कि 2005 जब ज़लज़ला आया था उससे लेकर अब तक बहुत कुछ हम अपनी बेहतरी के लिए कर चुके होते। हम आंखें बंद करके गाफिल होकर वो काम किए जा रहे हैं जो कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए क्या, अभी हमारे सरों पे जो आफत मंडलाती है उसकी वजूहात भी हम खुद हैं। इससे हमें थोड़ा सा इज्तनाब करने की ज़रूरत है और इदारों को थोड़ा सा सख्ती करके जो कावानीन बने हुए हैं, कावानीन मौजूद हैं किताबों के अंदर, उस पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के पास।